भारत के लोग ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत खड़ी है। पर सोचिए, क्या होता है जब इस बुनियाद पर ही सवाल उठने लगे? जब देश की सबसे बड़ी अदालत को यह तय करना पड़े कि संविधान का ये पहला पन्ना, जिसे हम प्रस्तावना या प्रिएम्बल कहते हैं, वो संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान की इसी आत्मा यानी प्रस्तावना पर एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन ही हमें इस तरह का उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर संभव हो तो हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करना और अपने कीमती विचार कॉमेंट्स में साझा करना ना भूलें। और याद दिला दें, इस चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न मतलब PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं और हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए प्रीमियम नोट्स और मॉडल उत्तर हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर हैं, तो वहां जरूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। आज हम M लक्ष्मीकांत की किताब के अध्याय 5 संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण करेंगे। तो प्रस्तावना का जो मूल पाठ है वो कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। और फिर आगे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात होती है। ये पाठ तो हम सबने पढ़ा है, लेकिन यूपीएससी के लिए इसके अंदर छिपे मतलब को समझना जरूरी है। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 4 हिस्सों में तोड़कर देखना। 4 हिस्से? हाँ, देखिए, पहली चीज जो प्रस्तावना बताती है वो है संविधान के अधिकार का स्रोत, मतलब इसे शक्ति कहाँ से मिलती है। और वो है हम भारत के लोग। एकदम सही, शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। दूसरी चीज है भारतीय राज्य की प्रकृति, मतलब भारत देश कैसा होगा। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। हाँ, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तीसरा है संविधान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल। और चौथी और आखिरी चीज है संविधान लागू होने की तारीख, जो कि 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। संप्रभु यानी सॉवरन, इसका असल में क्या मतलब है? संप्रभु का सीधा सा मतलब है कि भारत अब किसी भी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है। मतलब हम किसी देश के डोमिनियन नहीं है। हाँ, हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का प्रबंधन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कोई और देश हमें ये नहीं बता सकता कि हमारी विदेश नीति क्या होगी या हमारे कानून कैसे बनेंगे। अच्छा, लेकिन समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये तो मूल प्रस्तावना में नहीं थे ना? नहीं थे। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इन दोनों शब्दों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इमरजेंसी के दौरान? जी, इमरजेंसी के दौरान। और इस पर काफी बहस भी होती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भारतीय समाजवाद किस तरह का है। हाँ, ये चीन या पुराने सोवियत संघ वाला समाजवाद तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो साम्यवादी समाजवाद था। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका उद्देश्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना। मतलब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र साथ काम करते हैं। एकदम सही। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्य धर्म से बिल्कुल अलग हैं, जैसे फ्रांस में होता है। नहीं, यही भारतीय सेक्युलरिज्म की खासियत है। हमारा मॉडल सकारात्मक है, मतलब राज्य सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और संरक्षण देगा। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अब आते हैं लोकतांत्रिक और गणराज्य पर। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इनमें क्या फर्क है? देखिए, लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है। इसका मतलब सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है जिसमें हम वोट देकर सरकार चुनते हैं। अच्छा? हाँ, इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। और इसका आधार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब हर वयस्क को वोट देने का अधिकार। और गणराज्य या रिपब्लिक? गणराज्य का मतलब है कि भारत का जो प्रमुख है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं है। जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन एक लोकतंत्र तो है पर गणराज्य नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है जो अक्सर प्रीलिम्स में फंसा सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई देश की पहचान। अब बात करते हैं उन वादों की जो संविधान अपने नागरिकों से करता है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय से शुरू करते हैं। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय मतलब? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ, और आर्थिक न्याय का मतलब है कि अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव न हो। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार मिले। और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारे मौलिक अधिकारों का आधार है। और समता यानी इक्वालिटी, ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, जो हमें अनुच्छेद 14 से 18 में और विस्तार से मिलता है। और आखिर में बंधुता मतलब भाईचारा। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन इसके 2 बहुत ठोस मतलब हैं। प्रस्तावना कहती है कि बंधुता 2 चीजें सुनिश्चित करेगी। पहली, व्यक्ति की गरिमा, मतलब हर इंसान की डिग्निटी, और दूसरी, राष्ट्र की एकता और अखंडता। और ये अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया था। हाँ, ये भी 42वें संशोधन से ही जोड़ा गया था। इसका मकसद था अलगाववादी ताकतों को रोकना। तो हमने प्रस्तावना के शब्दों को तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। वो कानूनी जंग जहां ये सवाल उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सवाल रहा है और इसकी शुरुआत हुई 1960 में बेरूबारी यूनियन मामले से। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब ये सिर्फ एक परिचय है, विधान का अंग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। बहुत बड़ा। इस फैसले ने प्रस्तावना के महत्व को बहुत कम कर दिया था। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया 1973 में। हाँ, और वो मोड़ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण केस है। इसमें क्या हुआ? इसमें 13 जजों की एक बहुत बड़ी बेंच बैठी और उन्होंने अपने 1960 के बेरूबारी वाले फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। हाँ, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। वाह, तो मतलब अब ये सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि संविधान का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि इसका महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये उन मूल सिद्धांतों और दर्शन को बताता है जिस पर पूरा संविधान टिका हुआ है। तो अगर ये संविधान का हिस्सा है, इसका मतलब ये भी है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। इसी फैसले में ये स्थापित हुआ कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि संसद संविधान के मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये भी तो इसी केस से आया था। जी हाँ, और प्रस्तावना में लिखे गए सिद्धांत जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, गणराज्य का स्वरूप, ये सब संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। तो मतलब आप प्रस्तावना में कुछ जोड़ तो सकते हैं, जैसा 42वें संशोधन में किया गया, लेकिन आप इसमें से लोकतंत्र या पंथनिरपेक्षता जैसे शब्द हटा नहीं सकते। आप बिल्कुल सही समझे। ऐसा करना संविधान को ही नष्ट करने जैसा होगा। इस एक फैसले ने प्रस्तावना को एक ऐसा कवच पहना दिया जिसे संसद भी नहीं भेज सकती। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि प्रस्तावना केवल एक औपचारिक परिचय नहीं है। जी। ये हमारे संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है, उसकी पहचान है। और केशवानंद भारती मामले ने ये स्थापित कर दिया कि ये संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसे बदला तो जा सकता है, लेकिन इसकी मूल आत्मा को नहीं। यूपीएससी के हर अभ्यर्थी को इस गहराई को समझना ही होगा। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़े जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। प्रस्तावना में जिस सामाजिक और आर्थिक न्याय का वादा किया गया है, उसे हासिल करने में हम आज़ादी के इतने सालों बाद कहाँ तक पहुँचे हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये गहन चर्चा पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे उन सदस्यों का एक बार फिर धन्यवाद जो हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। याद रखें, आपके सहयोग से ये हम ये काम जारी रख सकते हैं। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैनल को देखना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।